नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में राज्य के मूल निवासियों के लिए 75% आरक्षण कानून अदालत में नहीं टिक पाया। जी हां, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कानून को रद्द कर दिया है। ऐसे में विरोधी दल सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं। सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चर्चा होगी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निजी क्षेत्र में हरियाणा के मूल निवासियों को आरक्षण मामले में प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के मूल निवासियों को 75% आरक्षण देने का कानून अदालत ने रद्द कर दिया है। दरअसल कुछ उद्योगपतियों ने हरियाणा सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस पर सुनवाई के दौरान अदालत ने एक्ट को संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ बताया। आज आदेश अभी शाम को ही उन्होंने सुनाए हैं। जो ये रिजर्व पड़े थे सारे आदेश, उसके अंदर ये कहा गया है कि जो भी ये एक्ट थी, जिस तरीके से बनाई गई थी, जिसके अंदर 75% रिजर्वेशन दी जा रही है प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए, वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, संविधान के बरखिलाफ है। इसलिए 4 सवाल फ्रेम किए गए थे। चारों सवालों के ऊपर कचहरी ने जवाब देते हुए इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। अब ये प्रावधान जो 75% का आरक्षण था, अभी हरियाणा में लागू नहीं रहेगा। ये एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी गई। क्या-क्या ग्राउंड से सर, अगर आप बता सकते हैं? ग्राउंड्स कई थे इसके अंदर, डिटेल्ड फैसला दिया है हाई कोर्ट के अंदर। बेसिकली इसके अंदर ये कहा गया था, जो असल में बोला जाए, हम तो ये कह रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इख्तियार ही नहीं है, राइट ही नहीं है ऐसी कोई इनैक्टमेंट लाने के लिए। और वो चैलेंज लाके कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फील्ड के अंदर आता है, क्योंकि स्टेट ने कहा था हम माइग्रेशन प्रिवेंट करना चाहते हैं। माइग्रेंट्स के आने से सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है, सरकार की सहूलतों पे प्रेशर पड़ता है। उस चीज़ को लेके इसको चैलेंज किया गया था। तो वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मामले को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि जिन 2 प्रमुख वादों को लेकर बीजेपी जेजेपी में गठबंधन हुआ, दोनों ही पूरे नहीं किए गए। ये आज का जो हाईकोर्ट का फैसला, जिसने ये 75% हरियाणा के मूलवासी नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया था, उसको खारिज करने का काम किया हाईकोर्ट ने। यानी कि या तो वो कानून मन से नहीं बनाया गया था, केवल दिखावा था, या उसकी पैरवी नहीं करी गई हरियाणा सरकार द्वारा। ये आज स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी जेजेपी सरकार, जिसका गठन, जिसका समझौता 2 बातों पे हुआ था, 5100 बुढ़ापा पेंशन और ये 75% रिजर्वेशन हरियाणा नौजवानों को। ना तो 4.5 साल में 5100 पेंशन आई और ना ही ये 75% का कानून आया। आपको बता दें कि चुनाव से पहले जेजेपी ने निजी सेक्टर में हरियाणा के मूल निवासियों के लिए 75% आरक्षण देने को बड़े मुद्दे के तौर पर पेश किया और कानून बनाए जाने पर इसे बड़ी उपलब्धि भी बताया। लिहाजा अब हाईकोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया है, तो विरोधी दल सरकार पर केवल दिखावा करने और साथ ही सही मंशा से कानून न बनाने और फिर मजबूती से पैरवी न करने के आरोप लगा रहे हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, हरियाणा सरकार को झटका तो है, क्योंकि इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर पेश किया गया। 2021 में आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई। कानून के खिलाफ कई प्राइवेट कंपनियां अदालत पहुंची। अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। कंपनियों ने हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार के कानून को चुनौती दी थी। तो क्या ये पूरा मामला है, आप जानते भी हैं। एक बार क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं, तो विस्तार से एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। तो पिछली सुनवाई के दौरान हालांकि 2 बार हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। मार्च 2022 की बात करें या अभी अक्टूबर की बात करें, 2021 में आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी किया गया, अधिसूचना जारी हो गई थी। 2020 में यह एक्ट तैयार किया गया था। ये प्रावधान किया गया था कि हरियाणा के जो स्थानीय युवा हैं, जो मूल निवासी हैं, उनको निजी सेक्टर्स में, जिनमें अलग अलग कंपनियां हैं, फैक्ट्री हैं, उनमें 75% आरक्षण दिया जाएगा। इससे निजी क्षेत्रों में नौकरी के अवसर हरियाणा के मूल निवासियों के लिए, हरियाणा के युवाओं के लिए रिहायशी आधार पर बढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा वादा था जननायक जनता पार्टी का 2019 के चुनाव में, और जब ये कानून बना, इसकी नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया, तो इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया। लेकिन अब ये झटका हरियाणा सरकार को और बाकी जननायक जनता पार्टी को भी एक बड़ा झटका। चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता रंजीता मेहता जी, कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर सिंह ढुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय गुलिया जी प्रवक्ता जेजेपी और रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो पार्टी, साथ ही सुखबीर तंवर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत रंजीता मेहता जी आपसे। एक बड़ा झटका तो है सरकार के लिए, इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया गया। हरियाणा के युवाओं के हित की दिशा में बड़ा कदम सरकार की ओर से बताया गया था। देखिए ज्योति, जहाँ तक मैं मानती हूँ कि जो सरकार की नीयत थी
वो युवाओं को नौकरी देने की थी। और हरियाणा के जो बच्चे हैं, जो युवा, पढ़े लिखे युवा अपने बड़े रोजगार के लिए बड़ा जद्दोजहद कर रहे थे काफी सालों से, उनको एक राहत प्रदान करने के लिए थी। निश्चित तौर पे अगर इसको रिजेक्ट किया गया है, हम निश्चित तौर पे इसको हायर अथॉरिटीज के पास जाएंगे, डबल बेंच के बाद ट्रिपल बेंच के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच करेंगे, क्योंकि अभी रिटर्न रूप से कोई फैसला नहीं आया है। तो मैं इस बात का इंतजार करना चाहूंगी कि उसमें क्या फैसला आता है, क्या रिटर्न नोटिफिकेशन आती है, उसके बाद सरकार तय करेगी कि उसका अगला कदम क्या होगा। पिछले इतने वर्षों से जो मांग थी युवाओं की कि उनको नौकरियां दी जाए, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस सरकार के द्वारा मात्र 10 सालों में 80,000 नौकरियां दी गई थी, वहीं हरियाणा सरकार ने इसकी बढ़ोतरी करते हुए ऑलरेडी 1,10,000 नौकरियां अभी सरकार दे चुकी है और 60,000 नौकरियां जो है वो ऑलरेडी पाइपलाइन में है, जो आने वाले समय में जल्द ही जो है उनकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, कईयों के एग्जाम हो चुके हैं, कईयों का रिजल्ट वेटेड है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये हरियाणा के युवाओं का हक था कि उनको नौकरियों में आरक्षण मिले, इसके ऊपर दोबारा सरकार जितनी भी चीजों पे ऑब्जेक्शन जो ऑपोजिशन ने लगाई थी उसको गौर करते हुए और उनके साथ तालमेल बनाते हुए इस बिल को दोबारा लेकर आएगी, ताकि जो युवा है वो किसी भी अधिकार से वंचित ना रहे। जी, अजय गुलिया जी भी हमारे साथ हैं। गुलिया साहब, आप लोगों ने तो बहुत बड़े वादे के तौर पर पेश किया गया कि युवाओं के हित में हम बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं अगर सरकार में आते हैं। सरकार में आई भी गठबंधन में, ये लागू भी किया गया, लेकिन अदालत में नहीं टिक पाया। अब कांग्रेस ये कह रही, आम आदमी पार्टी भी ये कह रही कि आप लोगों ने सही नीयत सही मंशा से इसे लागू ही नहीं किया था, बनाया ही नहीं गया था सही मंशा से। देखिए, ये तो कांग्रेस के लोग या आम आदमी पार्टी के लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारा वादा था कानून के रूप में इसको लेकर के आए और हाईकोर्ट में इससे पहले स्टे किया था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके स्टे को वैकेट भी किया और इसको लागू भी कराया। तो देखिए, हम जरूर पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम इसको लेकर के जाएंगे, इसके खिलाफ अपील करेंगे, तो जरूर ये हमारा फैसला हमारे पक्ष में आएगा, हरियाणा के युवाओं के पक्ष में फैसला आएगा और ये कानून के रूप में इस प्रकार से लागू भी रहेगा। जो चीज तो देखिए, कुछ टेक्निकल कोर्ट का निर्णय है, इस पर तो कोई टिप्पणी कर नहीं सकते, लेकिन ये जरूर है कि हमारी मंशा बिल्कुल साफ थी, हमने साफ मंशा के साथ इस कानून को लेकर के आए और लोगों ने इसका लाभ भी लेना शुरू कर दिया था। लेकिन अब माननीय कोर्ट का निर्णय है, अब बाकी तो सारा डिटेल में आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में जरूर जा करके, और जैसे रंजीता मेहता जी ने भी कहा, हमारी नीयत और मंशा में कोई खोट नहीं है, लेकर के आए, कानून बनाया, अगर कोई कमी अड़चन कोर्ट की वजह से कोई अड़चन आ गई है तो इसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। और मैं हरियाणा के युवाओं को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि सरकार इसके खिलाफ अपील में जाएगी और फैसला उनके हक में है। 2019 में वादा किया था, एक बार फिर से इलेक्शन में जाने का वक्त करीब गए, तो आश्वस्त ही करते रहेंगे हरियाणा के युवाओं को? नहीं, लोग की आश्वस्त करने की बात नहीं, लोगों को पता है हमारी मंशा साफ थी, हम कानून लेकर के आए, कानून लेकर के आए ना, ये तो नहीं कि लोगों को सिर्फ कहा था, कानून भी लेकर के आए, वो कोर्ट का निर्णय है। देखिए, ये तो एक सिस्टम है, आपको किसी को उससे आपत्ति थी तो कठपुतली लोग इसके खिलाफ गए या किसी राजनीतिक दल के लोग इसके खिलाफ गए, कोर्ट ने क्या सोच करके फैसला लिए तो डिटेल वर्जन आने के बाद ही बात हो पाएगी। लेकिन बहुत जल्द सरकार अपने सारे लीगल प्रोस्पेक्टिव में एक्सप्लोर करने के बाद हम इसके खिलाफ जाएंगे और फैसला जरूर हमारे हाथ में है। पजेटा जी, जेजेपी राजस्थान में भी वादा कर रही है कि हम हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान के मूल निवासियों को, वहां के जो युवा हैं उनको 75% आरक्षण देंगे, लेकिन यहाँ हरियाणा में ही सरकार को झटका लग गया, ये एक्ट रद्द कर दिया गया हाईकोर्ट की ओर से। देखिए, ये तो ज्योति जी, ये जुमला ही साबित हुआ इस तरीके से। अगर ये पूरा अगर ये लीगल अपने एक्सपर्टीज को जो भी इनको एडवाइस देने वाले हैं उसके हिसाब से अगर आप कानून ऐसा बनाएंगे जो आगे जाके कोर्ट की जो टिप्पणी हुई है उसमें सीधा सीधा कोर्ट ने कहा है कि दिस इज अल्ट्रावायस एंड वॉयलेटिव ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको इसमें समझना पड़ेगा कि इसमें आपने क्या क्या, देखिए जो गई है वो कंपनीज गई हैं। पहले थोड़ा सा इसकी पीछे की भूमिका समझिए। पहले तो जो एमएनसीज हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो इनके जब ये इन्होंने बनाया उसके पीछे का भी मैं आपको पूरा का पूरा थोड़ा बेस में बताऊंगा। तो यहाँ से वियतनाम, फिलीपींस और बांग्लादेश जैसी जगहों पे जो है वो कंपनीज ने शिफ्ट किया
क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे ये कारण है कि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, जिन्होंने यहाँ इसकी थोपना इनको समझा कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले जो खिसक चुका है हरियाणा 16वें स्थान के ऊपर। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो आईटी सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, आईपीओज हैं जो 30,000 के आसपास या 30,000 से कम सैलरीज में जो काम करते हैं, पूरा का पूरा जो गुड़गांव का एरिया है, तो वहां पे उन्होंने कहा कि भी स्किल्ड बच्चे नहीं है। तो जो एसोसिएशन गई वो इंडस्ट्री एसोसिएशन फरीदाबाद, गुड़गांव की और आसपास के एरियाज की, तो उन्होंने यही कहा भी 48,000 कंपनीज हैं जो हरियाणा में रजिस्टर्ड है। और ऐसे तो अगर हमारे को जो मुसीबत और तंगी आएगी कि हमारे को एक जो एक्सपीरियंस, जो हमारे को स्किल्ड और ट्रेंड एक स्पेसिफिक उसके लिए जो चाहिए, तो हमें उस जॉब में रखना है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है मेरिटोक्रेसी का है कि वो फाउंडेशन की बिजनेस में आप ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ सीधा सीधा वॉयलेशन आर्टिकल हो रही थी, आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 16(2) की, आर्टिकल 14 की, आर्टिकल 51, सॉरी आर्टिकल 15 का 1, 2 और आर्टिकल 16(3). तो उसमें सीधा सीधा ये था कि भी आप ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा सारा का सारा कि आप आर्टिकल 19 भी है अगर उस पर भी देखें तो वो कि आप किसी जगह पे इंडिया में कहीं भी जॉब कर सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं। तो उसके बाद फिर यूनियंस फॉर्म करने का फियर था। आर्टिकल 14 प्रोवाइड करता है आपको कि आप किसी भी तरीके की ऐसी ग्राउंड्स के ऊपर कि कोई कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ बर्थ हुआ है और कहाँ उसने सेटल होना है, उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सी चीजें थी जिसको देखा गया। और एक ये कोरियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है जिसको कॉकहैम कहते हैं, उसके अंदर 750 कंपनीज है। और वो बहुत से जो ये कोरियन चैम्बर है जो कॉमर्स का, ये अपने फॉरेनर्स को भी अपनी कंपनी के अंदर अराउंड 40 to 50% जो है वो हायर करना चाह रहा था कि हमारे जो है फिर वो इस वजह से वो जो उनके परफेक्ट और स्किल्ड जो आपने जो एक कंपनी सेटअप करेगा और वो वहां के भी लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाह रहा था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। तो उसने भी अपना कंसर्न शो किया था। अकेला राजस्थान तो नहीं, आप बोल सकते हैं देश में कर्नाटक और आंध्रा ने भी ऐसा कानून लाने की कोशिश करी थी कि ऐसा कानून लाया जाए, लेकिन उसको ये देखना पड़ेगा कि ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनली ये इतना सॉलिड होना चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशनली ओहदे मुझे ना गिरे। और जो इन्होंने कहीं पीछे भी हरकत जो करी है वो हरियाणा सरकार ने क्या किया कि हरियाणा सरकार ने यहाँ डोमिसाइल से भी छेड़छाड़ करी, उसको 15 से 5 साल भी किया, उसको 3 साल भी किया। तो 75% की जहां तक बात है ज्योति जी, 75% हरियाणा वालों को तो पता नहीं जॉब मिलनी थी या नहीं मिलनी थी, लेकिन ये तो प्राइवेट है। मगर मैं सरकारी नौकरियों में आपको बता सकता हूँ कि सरकारी नौकरियों के अंदर किस तरह हरियाणा के बाहर के बच्चों को 75% नौकरियां मिल रही थी, जिसमें एसडीओ बिजली विभाग के 80 में से केवल 2 हरियाणा के थे 2019 के अंदर। 2019 में 1/3 जो एससीएस के थे वो बाहर के थे। 2020 में एसडीओ 180 में से केवल 22 हरियाणा के थे। 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर जो थे 18 में से 11 ठीक है, हम इस कानून में ये जो एक्ट रद्द हुआ है इसको लेकर हम बात करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रंजिता जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए इसको नहीं, रंजिता जी आएंगे आपके पास, आप फोन लाइन पर हैं, आप शायद कुछ कहना चाह रही हैं। गुलिया जी आप भी कुछ कहिएगा जो भी आपको बोलना है, लेकिन पहले कांग्रेस को भी मैं चर्चा में जोड़ लूं। ढुल साहब, क्यों लग रहा है दीपेंद्र हुड्डा को कि सरकार की मंशा ठीक नहीं थी इस कानून को लेकर? देखिए ज्योति, यदि आप इसको पढ़ेंगे, जजमेंट को पढ़े, तो उससे साफ बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाता है कि पहली बात तो ये है कि इस मामले में मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी में आपस में ही इनका कोई कॉन्फ्रेंस नहीं था। एडवोकेट जनरल जो है हरियाणा के, वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। किसी भी बड़े मामले के अंदर ये उनकी ड्यूटी है स्टेट को डिफेंड करे। एक भी ऑर्डर, एक भी पेशी पे हरियाणा के महाधिवक्ता जो छोटे छोटे ट्रांसफर के मामलों में भी जो हाई कोर्ट में पेश होते हैं, किसी भी मामले में वो पेश नहीं हुए। सीधी सी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बैकग्राउंड से है तो उनको पेश नहीं होने दिया गया, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन थी कि जेजेपी इसको करेगी डिफेंड। जितने भी लोग जो सरकारी अधिवक्ता जो इसमें पेश हुए हैं वो सभी के सभी वे लोग पेश हुए जो जेजेपी के कोटे से कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के अंदर एजी ऑफिस के अंदर जो लगे हैं।
क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं उसी हाईकोर्ट में वही हम बैठते हैं, मुझे पता है किसने क्या किया है। दूसरी जो चीज है, हाईकोर्ट में जो है 82 नंबर पेज और 83 नंबर पेज, 81, 82, 83, 3 पेज ऐसे जो इस जजमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट है कोट करने वाले, उसमें से एक पेज के ऊपर इंस्पेक्टर राज जो है इस शब्द का इस्तेमाल किया। समस्या ये नहीं है कि भी आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, हम तो चाहेंगे कि मिले, लेकिन आप उसके लिए जो है इंस्पेक्टर राज को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, जो है बाकायदा जो है इनको सरकारी अधिकारियों को एक प्रकार से अधिकार दे दिया कि भी आप इस नाम पे कि भी प्राइवेट लोगों को 75% ज्यादा आरक्षण दिया गया है, उसके लिए जो है आप जाकर के किसी भी समय पे 1 महीने में एक बार जाके वहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं, आप उनके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं, पेनल्टी नहीं, आप उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें इनकी द्वारा की गई। अब आप मुझे बताएं कि पूरी की पूरी हरियाणा की जो इंडस्ट्री है, फरीदाबाद की जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, गुड़गांव की एसोसिएशन, मानेसर की एसोसिएशन, पानीपत की एसोसिएशन, हरियाणा के 3 या 4 जो मेन जो इंडस्ट्रियल पॉइंट्स हैं, सभी इंडस्ट्रीज खुद हाईकोर्ट में आके रिट डालती हैं कि हम जो है इस प्रकार के जो इंस्पेक्टर राज के खिलाफ है और यह जो प्रावधान है पूरी तरह से गैर कानूनी है। 2 साल पहले ये कानून बनाया गया, क्या इनके पास में 2 साल का समय कम था कि उन इंडस्ट्री से बात करके उनको इस चीज के लिए कन्विंस करते कि नहीं आप हम लोकल लोगों को जो है आरक्षण देना चाहते हैं और दे करके आप उनको जो है इसके पिटीशन को विड्रॉ कराएं। एसोसिएशन पूरी की पूरी किसी प्राइवेट लोगों ने सुनने इसको चैलेंज किया है। हरियाणा की सारी फैक्ट्रियां, सारी की सारी इंडस्ट्री हाईकोर्ट में आई है कि ये आरक्षण के खिलाफ है, तो इस सरकार क्या झक मार रही थी क्या 2 साल में इनको कन्विंस नहीं कर पाई? आप किसी भी लेवल पे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के लॉ ऑफिसर्स में आपस में इन मामलों में बिल्कुल दोनों अलग सूर्य पे चले। ठीक है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट नेवर रिप्रेजेंटेड किसी भी स्टेट पे कभी भी हरियाणा के महाधिवक्ता इस मामले में की सुनवाई पे नहीं गए। क्या ये छोटा इंपॉर्टेंट मैटर था क्या? या तो ये मानते हैं कि इंपॉर्टेंट मैटर है ही नहीं, जो होगा होने दो। ठीक है, क्यों, किस लिए? मेहता जी, ये बीजेपी पर सीधा आरोप है कि आप लोगों ने कोई पैरवी नहीं की। जेजेपी का मुद्दा था, ये कांग्रेस का आरोप है कि जेजेपी ही इस मुद्दे के लिए हाईकोर्ट में लड़ रही थी और वो भी सही नीयत से नहीं लड़ा गया। देखिए, 2 साल के लिए तो अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो अपने टेन्योर में नहीं कर पाई और भाजपा ने किया, तो उस बात के लिए पेट दर्द बहुत ज्यादा है। और जहां तक अजय पंजेटा जी की बात है, वो यही अपनी सहमति नहीं जता पाए कि वो इस डिसीजन के खिलाफ है कि इसके पक्ष में हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसको लेकर वो अभी भी दलीलें दे रहे हैं। जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑब्जेक्शन कर रही थी। जब इस कानून को लाया गया था तो बाकायदा जो 3-4 मांगे थी उन सबको ध्यान में रखकर ही ये कानून लेकर आया गया था। उन्होंने ये मांग की थी कि इसके अंदर 30,000 से ऊपर की सैलरी वाले लोगों को एग्जाम किया जाए। हमने उनकी मांग को माना। उन्होंने कहा कि 10 और 10 से ज्यादा जहाँ पर एम्प्लॉय हो उसके ऊपर ये लागू हो, तो हमने उस मांग को भी माना। उसके बाद तीसरी उनकी मांग ये थी कि जो सैलरी स्लैब के अलावा जो न्यू स्टार्टअप्स है उनको 2 साल की छूट दी जाए, ताकि 2 साल के बाद उनके ऊपर लागू हो। और अगर उनकी कोई और स्पेसिफिक मांग भी थी, हम उसको भी मानने के लिए, उसको अमेंडमेंट करने के लिए तैयार थे। पर उसको लेकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना और हरियाणा के युवाओं को जो एक आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मिला है, उसके ऊपर छेड़छाड़ करना या उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लाना, ये सरासर गलत है। पहले ऑपोजिशन पार्टी ये क्लियर करे कि वो इस बिल के रद्द होने के पक्ष में है या ना पक्ष में है। हम युवाओं को हक देना चाहते हैं जी हम युवाओं को हक देना चाहते हैं। और जो पंजेटा जी और दूसरा बात कर रहे थे कि 2019 में ये शिकायतें आ रही थी, इतने एम्प्लॉय लगाए थे, इतने बाहर के थे, इन्हीं शिकायतों को दूर करने के लिए 2020 दिसंबर में ये एजेंडा लाया गया था। 2021 में इसकी नोटिफिकेशन हुई थी। ठीक है, गुलिया जी को भी कुछ कहना, ढोल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं सुखबीर तंवर जी को भी चर्चा में जोड़ते हुए, तंवर साहब, अनुराग ढांडा ने भी ट्वीट किया है कि किसी को भी नौकरी नहीं दी गई इस कानून के तहत, किसी को कोई नौकरी नहीं मिली। हरियाणा के युवाओं को गुमराह किया गया, कानून ढंग से नहीं बनाया गया, उसके बाद पैरवी भी ढंग से नहीं की गई। जी तंवर जी, आपसे। नहीं, सुखबीर तंवर जी आपको आवाज नहीं मिल रही है क्या? पीसीआर आवाज नहीं जा रही सुखबीर तंवर जी को। गुलिया साहब, आपको कुछ कहना था पंजेटा जी की बात पर?
देखिए ज्योति जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि इससे कई पहले दूसरी स्टेटों में लागू है, तेलंगाना और कई स्टेटें हैं, उड़ीसा में है, तो वहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से एक दूसरी फैसला है, लेकिन जब वो कोर्ट में गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, उनके पक्ष में फैसला है। जब वहां लागू है तो हरियाणा में क्यों नहीं? देखिए आज सबको तय करना है, आज राजनीतिक दलों को तय करना है कि ये लोग इनके पक्ष दे कि नहीं है, हम लोग इनके पक्ष दे। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रंजिता मेहता जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो लोग इनके पक्ष दे, हम लोग इनके पक्ष दे। हमारी मंशा पे कोई कभी नहीं हो सकता क्योंकि कानून से करके आए, लेकिन वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट में क्या हुआ वो डिटेल, इसकी सारी डिटेल आने के बाद ही चर्चा उस पर हो सकती है। और हम इस बात के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि इसके खिलाफ हम लोग जाएंगे और फैसला हरियाणा प्रदेश के युवाओं के हकों में लेकर के आने का काम हम लोग करेंगे। जब कानून की बात की तो लोग क्या करें, कानून नहीं बनाएंगे। हम लोगों ने कानून बनाया, अपनी मंशा को बिल्कुल साफ और स्पष्ट कर दिया। अब कानून के बाद भी अगर कोई बात है, अगर कोई एक्शन है तो उसको दूर करने का काम भी करेंगे। हरियाणा प्रदेश का बेटा, हरियाणा प्रदेश का भाई, युवाओं का साथी विशेष प्रकार चंडीगढ़ में बैठा है और जरूर इसके खिलाफ हम लोग जा करके और कोई देखिए हम लोग प्रोग्रेसिव सोच वाले व्यक्ति हैं, हम लोग ये मानते हैं कि जरूर रहेगी तो उसको दूर करेंगे। और रही बात ये, जो लोग कहते हैं कि इंडस्ट्रीज को इसमें पक्ष में नहीं लिया गया, अगर पक्ष में न लिया गया और उसमें चर्चा ना की होती तो ये अमेंडमेंट कैसे होती कि एक फिक्स अमाउंट से ऊपर के कैप होगा कि इससे ऊपर के लोगों पर ये कानून लागू नहीं होगा और 2 साल की छूट मिलेगी और जो एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो नए लोग आएंगे उन पर ये कानून लागू होगा तो तभी ये लोग काम करेंगे। तभी मैं कहना चाहता हूँ कि सभी देखिए, अब कोई चीज के खिलाफ चला गया, कोई नहीं चला गया, कौन लोग है, मैं तो किसी कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक लोग इसके खिलाफ गए हैं कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कहीं गलाना हो जाए, तो ये लोग चाहते ही नहीं, ये लोग चाहते ही नहीं कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार का अधिकार मिले। इनके जाने ना जाने से क्या होगा? अदालत में तो सरकार लड़ाई हार गई ना, अदालत में तो सरकार को झटका लगा है। अदालत में तो आप लोग विपक्ष ही कह रहे, आप लोग पैरवी नहीं कर पाए, कानून भी ढंग से नहीं बनाया गया, सही मंशा से नहीं बनाया गया। अब ये लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं इनसे पूछा जा सकता है, लेकिन सवाल तो आप लोगों से भी है ना कि 2 साल में आप लोगों ने क्या पैरवी की। तो पहले भी हाईकोर्ट में जो हुआ था, 3 लोगों ने कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे को वैकेट किया और इसको लागू करने का सबके बीच में था। हाईकोर्ट ने तो सब कुछ स्टे किया था, ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में गए तो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रिलीफ मिला कि नहीं मिला। अब भी हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि रिलीफ मिलेगा और हरियाणा प्रदेश के युवाओं को उनका अधिकार मिलेगा। ठीक है पंजिटा जी, अब सरकार अगली अदालत का यानी देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन आपसे ये सवाल है बीजेपी का भी जेजेपी का भी कि आप लोग तो अपना स्टैंड क्लियर करें। आप लोग इसके पक्ष में हैं कि हरियाणा के मूल निवासी को, हरियाणवियों को 75% आरक्षण मिले प्राइवेट सेक्टर में। ज्योति जी, ऐसा है कि अभी नए प्रवक्ता बने हैं, मुझे लगता है ज्यादा टाइम जानकारी नहीं है शायद इनको। हमने 2002 के अंदर नहीं, नए प्रवक्ता तो नहीं है गुलिया जी। हाँ, हो सकता है जानकारी ना हो, मैं थोड़ी जानकारी दुरुस्त कर रहा हूँ। 2002 में हमने किसी भी इंडस्ट्री को सीएलयू देने की, ज्योति जी इनसे बुलवा लीजिए पहले। गुलिया जी गुलिया जी इनको अपनी बात कहने दीजिए। अभी जब ये बोल रहे थे मैं इनके बीच में कुछ नहीं बोला। 2002 में हमने किसी भी इंडस्ट्री को सीएलयू देने से पहले ये कंडीशन लगा दी थी कि जो भी निजी उद्योग के अंदर 75% आरक्षण देना अनिवार्य होगा। उसी ये कंडीशन के बाद ये साइन कराई गई थी, तभी किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए ये सीएलयू की हमारी एक कंडीशन थी जो आज तक कायम है और ना कहीं चैलेंज हुई है। मैं ये थोड़ा समझ नहीं पाए, मुझे लगता है, या हो सकता है इनको राजनीति करने के लिए इसमें शायद एक ही शब्द मिला हो। हमने कब कहा कि हम नहीं चाहते हरियाणा वालों को, जो है हरियाणा के युवाओं को नौकरी मिले? हमने कब कहा कि हमने तो ये कहा कि आपने ऐसा कानून क्यों बनाया, जो आपने एक्ट बनाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बनाया कि वो औंधे मुंह गिर गया। आज चलो उससे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि राजस्थान हिमाचल में क्यों इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही थी। ये इंडस्ट्रीज की जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने ये क्यों कहा कि हमारे को चीपर मैन पावर है राजस्थान में, वहाँ पे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है बिजनेस के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप सीधा ये हमारे राइट्स के अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हैं और सीधा इसका असर हमारे बिजनेस पे पड़ेगा, जिसका सीधा असर राजस्व पे पड़ेगा।
ये मैं नहीं बोल रहा, ये रजत पंजेटा नहीं बोल रहे, ये जो इंडस्ट्रीज की जो एसोसिएशंस है ये उन्होंने चैलेंज किया है। थोड़ा मुझे लगता है हो सकता है जानकारी पूरी ना हो, मैं तो सीधा सीधा ये बता रहा हूँ कि आप अगर कोई कानून बना रहे हैं तो उसको ऐसा तो बनाइए, या सभी कुछ कौशल रोजगार जैसी चीजें बनानी है आपको जो 1 साल का रोजगार दे। आप बताइए इतने युवा क्यों बैठे हुए हैं धरनों के ऊपर? 1,82,000 पद खाली पड़े, आप चुनाव के बीच में आ गए हैं, तब भी आपकी हाई कोर्ट में चैलेंज हो रही है, वो और भर्तियां क्यों हो रही हैं? चलो मान लीजिए आपने ये एक्ट बनाया, आपका एक्ट आपने बनाया, ये चैलेंज हो गया, ये और ऊपर से थोड़ी इनको ये जानकारी नहीं है शायद कि हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जो लग गए हैं उनको कहीं भी सरकार हटाने का काम करे या कुछ करे। ये प्रोस्पेक्टिव है, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, पहली बात तो। दूसरा, ये अगर आप कानून बनाए ऐसा बनाए जो कहीं औंधे मुंह ना गिरे, जो कॉन्स्टिट्यूशनली जिसकी वैलिडिटी हो, जो कहीं पे भी किसी के राइट्स को डिस्क्रिमिनेशन के आधार के ऊपर या मेरिट के आधार के ऊपर कहीं उसका किसी के अधिकार का हनन ना हो रहा हो। अगर आपने युवाओं का भविष्य सुनिश्चित करना है तो उनको आप अधर में मत लटकाइए। एक तो आपने अधर में लटका दिया, औंधे मुंह गिर गया, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से विपक्ष के ऊपर कि कैसे ठीकरा फोड़े। अरे हम तो कानून बनाओ तो ऐसे बनाओ जो हरियाणा के युवाओं के हितों की सुरक्षा करे, ना कि कुठाराघात करे। आपने सिर्फ ये जुमला दिया था, आपको पता था ये औंधे मुंह गिरेगा, आपने जानबूझ के एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बनाया जिसको चैलेंज करा गया, और जो आज औंधे मुंह आपके पास इस बात का जवाब तो है। गुलिया जी और ढूल जी को कुछ कहना है, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ती हूँ। सुखबीर तंवर जी, आज जो हुआ हाईकोर्ट में आरक्षण कानून को रद्द किया गया, कैसे देख रही है आपकी पार्टी से? देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से हरियाणा की युवा शक्ति को रोजगार देने का प्रयास था और सभी पार्टियों ने उस प्रयास का स्वागत किया था कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण मिले, लेकिन जिस प्रकार से आज उच्च न्यायालय हरियाणा पंजाब का आदेश आया है, उससे पुनः एक बात ये स्थापित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ पुनः जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पे जुमलेबाजी की गई उसी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम हर प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहां गया? 15-15 लाख की भी बात करी गई थी, पहली कलम से स्वामीनाथन की बात करी गई थी। 2016 में वायदा किया गया था कि किसान की आय 2022 तक हम दुगनी कर देंगे, और अभी अतीत में जब काले कानून आए कृषि के, और उसके बाद क्या कहा था केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून बनाएंगे। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से केंद्र सरकार विफल हुई है, उसी तरह पे हरियाणा सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार है, वो पूर्णतः विफल रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि पार्टियां चली गई कोर्ट में। अरे भाई, कुछ सोच समझ के आया करो, कुछ पढ़ के आया करो। निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश सभी पार्टियों ने इसका स्वागत किया था, और उद्योगपति गए थे। आप बहन जी सुन लो, निश्चित तौर पे कोई पार्टी नहीं गई इसमें, पार्टी ने कहा भी नहीं, पार्टी नहीं कहा, सरकार को डिफेंड करना चाहिए था और वो डिफेंड नहीं हो पाया। जैसे अरे रुक जाओ, जैसे ढूल साहब ने कहा कि क्यों नहीं महाअधिवक्ता हरियाणा एक बार भी क्यों नहीं पेश हुए, इसका सीधा अर्थ ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है आज की, वो चाहती ही नहीं थी कि किसी प्रकार से ये कानून रहे। निश्चित तौर पे गठबंधन के दबाव में ये कुछ विषय रहा होगा। निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी 75% के झुंझुने पे पूर्णतः विफल हो चुके हैं। और आज की मैं बात करूं, अरे CMI के आंकड़े क्या है? आप हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या आपको कोई शर्म लिहाज नहीं बची है? निश्चित तौर पे जिस प्रकार का, ठीक है, CMI को लेकर हम बहुत बार बात कर चुके हैं, इसे लेकर सदन में भी बात हो चुकी है, CM भी जवाब दे चुके हैं। एक बार फिर से विषय पर लौटते हुए आज मैं कहना रविंद्र ढूल जी, ज्योति जी जल्दी बात पूरी करें, जल्दी बात पूरी करें आप तंवर जी। ज्योति जी
ज्योति जी, मैं आज कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से सीएमआई के आंकड़े और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नशे की आग में झोंका गया है और जिस प्रकार से पटल पे झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं 50 भी मौत नहीं हुई और जहरीली शराब से 500 से ज्योति जी, विषय से भटककर टाइम वेस्ट करना पब्लिक का और अपना वो निरंतर जारी है। ये निश्चित तौर पे ये युवाओं, ठीक है, मुद्दे पर हम बात करेंगे तंवर जी। मुद्दा ये नहीं है, अब सभी विषयों पर एक ही उत्तर में नहीं, वो ऐसे नहीं सर। रविंद्र ढूंढ साहब, बीजेपी और जेजेपी दोनों ही पार्टियां ये कह रही कि ठीक है हाईकोर्ट से नहीं भूल सकते। ठीक है तंवर जी, आपकी बात पूरी हुई। काम इनको करना चाहिए। सुखबीर तंवर जी, आप बोल चुके हैं, अभी आप शांति से सुने, आप सुने, अभी आप रुकिए, अभी आपका उत्तर पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दोनों पार्टियां क्लियर कर चुके हैं। जी बिल्कुल जाए, इनका स्वागत है। मेरा जो मूलभूत जो प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर तो किसी ने भी नहीं दिया। मैं इनसे फिर पूछ रहा हूँ कि हरियाणा के महाधिवक्ता इस मामले में क्यों नहीं पेश हुए। अरविंद गुलिया जी ने तो और राजनीतिक कारणों से बता दी बात। मैं 2-3 एसोसिएशन के नाम बता रहा हूँ, शायद इनको याद रह जाए और अपने नेताओं को ये बता पाए। इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ एमएसएमई इंडस्ट्रीज, रेवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, आपकी जो पानीपत इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, कुछ एसोसिएशन के तो मैं नाम गिनवा रहा हूँ जिनकी अलग अलग सिविल पिटीशन चली हुई है। श्रीमान जी, पूरी की पूरी इंडस्ट्री हरियाणा की यहाँ पर कोर्ट में आई थी। आप कहाँ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाते हो। और चलो मैं 1 मिनट के लिए बताता हूँ, मैंने खुद आरटीआई लगाई, मेरे खुद के नाम से अपने हमारी आरटीआई लगाई मैंने। अब मैंने ये पूछा कि इस कानून के तहत किसी को नौकरी दी गई है कि मैं आपको आरटीआई की कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। 0। जब से ये कानून लागू हुआ तब से अब तक हरियाणा के अंदर किसी भी व्यक्ति को कभी नौकरी नहीं मिली, किसी भी युवा को इस कानून के तहत कोई नौकरी नहीं दी गई। हाँ, इन्होंने डोमिसाइल के कानून को बदलने का काम किया, इन्होंने सब कुछ बदलने का काम किया। मुझे ये बताइए कि इस सरकार के पास में रात को कोर्ट खुलवाने का टाइम है, सब चीजें टाइम है। आपने 200 जो है एजी ऑफिस की 200 लोगों की फौज बना रखी है। हरियाणा के महाधिवक्ता किसी भी केस में इस मामले में 75% आरक्षण के मामले में, जो कि सुप्रीम हाई कोर्ट की नंबर 2 डीबी, जो सब बड़ी डीबी के अंदर डीबी नंबर 2 में चल रहा था, जस्टिस संधावाली कोर्ट में, कोर्ट नंबर 3 में चल रहा था, उस कोर्ट में एक भी डेट पे हरियाणा के महाधिवक्ता क्यों नहीं पेश हुए। और केवल एक सरकारी ऑफिसर जो जगबीर मलिक जी हैं, एडिशनल एजी हैं, जो जेजेपी के कोटा से एजी ऑफिस में लगे हैं। मैंने बकायदा आपको मैंने आपको लिंक भी भेजा, मेरे ट्विटर का 2022 का लिंक भेजा है। मैंने आपको 2021 का भी लिंक भेजा। 2022 में मैंने बाकायदा, जिस दिन ये स्टे हुआ था उसी दिन मैंने एक्यूज किया था कि जेजेपी कोटा के केवल एक लॉ ऑफिसर, जो कि जूनियर लॉ ऑफिसर है, वो इस मामले में कोर्ट में इस कानून को कैसे डिफेंड करेंगे। पूरी की पूरी सरकार का जो बड़ा जो सीनियर अधिकारी है, एक भी व्यक्ति किसी भी स्टेज में कोर्ट में क्यों नहीं गया। चलिए, बात आपने तो मुझे बताइए, पिछली बार भी आपने बात उठाई, रंजिता मेहता जी, महाधिवक्ता क्यों नहीं गए, ये सरकार की प्राथमिकता या सरकार कितना अहम मानती है? कभी भी इनकी प्राथमिकता में ये कानून कभी भी नहीं था। इन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रही है, दर्शाता है कि बीजेपी कितना बचाना चाहती थी, इस आरक्षण को कितना लागू करना चाहती थी, अदालत के रास्ते जीतना चाहती थी या फिर नहीं। महाधिवक्ता कभी नहीं गए, पिछली बार भी इन्होंने बात की, अब भी रिपीट की। मैं आपको बाबर ज्योति यही बताना चाहती हूँ कि इस तरीके से कोसने से कुछ नहीं होगा। इनसे ये पूछिए कि इतना ये जो कानून खराब था, तो झारखंड में इनकी कांग्रेस की अलायंस जेएनएम की सरकार है, वहां पर इन लोगों की जो सीएम है हेमंत सोरेन जी, उन्होंने बकायदा प्रतिनिधिमंडल भेजकर इस मॉडल को पसंद करते हुए यहाँ पे प्रतिनिधिमंडल को भेजा कि आप इस सिस्टम को, इस कानून को देख कर आइए, ताकि हम अपने यहाँ पर इसको लागू कर सके। अगर वाकई इसकी इतनी त्रुटियां थी तो इस मॉडल को पसंद करते हुए इनके सीएम प्रतिनिधिमंडल को यहाँ पे क्यों भेजते हैं। और जहाँ तक मंशा है सरकार की, वो सरकार की मंशा युवाओं को नौकरी देने की है, जिसके तहत 60,000 जो पाइपलाइन में हमारी चल रही है, उसमें सीधे 31,000 ग्रुप सी की नौकरियां, उसके अलावा पाइपलाइन में जो रिजल्ट हमारा रिलेटेड है ग्रुप बी का, वो 13,415 ऑलरेडी रिजल्ट निकल चुका है। एनी टाइम आपको लिस्ट नजर आ जाएगी। ये सब सरकारी मंशा ही है कि युवाओं को नौकरी देने के लिए हरियाणा में कटिबद्ध है। आज 15,000 नौकरियां जो है लेक्चरर, टीजीटी, जेबीटी, पुलिस की जो है दिसंबर तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। आज हम युवाओं को नौकरी देना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार के द्वारा लॉलीपॉप दिए जाते थे पहले, 80,000 मात्र नौकरियां देकर 10 सालों में ये अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं। 1,10,000 नौकरियां ऑलरेडी सरकार दे चुकी है और 60,000 नौकरियां
नौकरियां दिसंबर तक आपकी और लग जाएंगी, जिसका रिजल्ट किसी का आ चुका है, किसी का रिजल्ट वेटेड है। और आपको बताना ये भी चाहती हूँ, जिस तरीके से आरबी संजेता जी बोल रहे थे कि कानून में इनकी धज्जियां उठती है, इनकी रिजल्ट खराब होती है, तो जेबीटी का रिजल्ट क्या हुआ था जिसके तहत इनके पूर्वज जो कहेंगे आज भी जेलों के अंदर बैठे हैं, इनकी मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। आज पारदर्शिता का मालूम ये है कि मार्कशीट आप अपनी चले आएंगे रंजिता मेहता जी आपके पास। अजय गुलिया जी कि अपनी होमवर्क शीट को बच्चा खुद दे सकता है, आंसर की डाल दी जाती है ऑनलाइन, उसको मैच करके। ठीक है, ये सरकार की उपलब्धियां जो आप लोग बार बार गिनवाते हैं, ठीक है, ये तमाम बातें, लेकिन आज जो मुद्दा है गुलिया जी, कांग्रेस बार बार देखिए ये कह रही कि एक तो केवल जेजेपी के कोटे से जो लॉ ऑफिसर हैं केवल वो बार बार जाते रहे पैरवी के लिए, केवल वहां प्रयास किए गए। दूसरा, सिंगल नौकरी इस आरक्षण के तहत दी नहीं गई, इतनी बार सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जेजेपी नेता बार बार ये कहते रहे कि हमने सबसे बड़ा वादा अपना पूरा कर दिया। समझने की बात है कि जब ये हाई कोर्ट के अंदर का पेपर स्टे हुआ था, तो ये कानून आया था जीएसटी, तो हाई कोर्ट ने जो पेपर स्टे किया था तभी लोगों ने क्या टिप्पणियां करी थी, सारी निकाल के दिखावे तब भी ये लोग यही बातें कह रहे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बैठे बढ़िया ये लागू हुआ। अब ये रविंद्र ढूंढी कह रहे हैं, मतलब इसको देते। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, सरकार की तरफ से जो स्कूल है डबल एडी लगता है उसमें तो लागू होते हैं। मैं तो आपके टीवी चैनल पे इतनी बड़ी बात क्या पेपर नहीं थे क्या, उनका पेपर से सरकार ने इसको लगाया था, बहुत कैपेबल सरकार को लगाया। मनसा है देखिए, किसी राजनीतिक दल में वो तो इनकी स्वतंत्र सोच है, ये कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन क्या ये नहीं थे किसी केस को डिफेंड करने के लिए नहीं थे क्या, इससे पूछो। लेकिन थे ना उनका पेपर थे तौर पर भी मानता हूँ, और एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के नाम से भी मानता हूँ कि ये कैपेबल थे किसी केस को डिफेंड करने के लिए। अभी सरकार ने इसको लगा सकता है, और कोई भी सरकार लगाती है, हमेशा ये रहते कैपिटल व्यक्ति को लगाएगी, तो वो कौन पेश हुआ कौन नहीं होगी। सरकार की तरफ से पैरवी हो रही थी ना, सरकार की तरफ से पैरवी हुई ना, लेकिन पैरवी में कोई कमी रही क्या गुलिया जी? आप ही मानेंगे कहीं तो कमी रही है, कोई कमी नहीं। अब आप तमाम पैनलिस्ट को सुन रहे हैं, जिसमें आप कांग्रेस की बात करें, नेहरू की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, संवैधानिक कानून ये तैयार किया गया था, खुद ही रास्ते छोड़ दिए गए थे, तभी नहीं टिक पाया अदालत में। देखिए पहले भी हाईकोर्ट ने किया, सर्वोच्च न्यायालय ने मिला कि नहीं मिला, अब दोबारा जाएंगे। निर्णय दिया, लेकिन कोर्ट के निर्णय पर कौन यहाँ तो जब वो मानव कर सकता है क्या? नहीं, कोई टिप्पणी कोई नहीं कर रहा है, टिप्पणी उस पर कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर सकता। पंजिटा जी बोले। तो उसके बाद और पंडिता जी देखिए, ये वादा किया गया था, इसे पूरा करेंगे, ये इस वादे को पूरा करेंगे, अब भी गुलिया जी कह रहे हैं। हालांकि देखिए 2019 में वादा किया गया था, अगले इलेक्शन में जाने का वक्त आ चुका कि इस बीच विधेयक भी लाया गया, कानून भी बनाया गया और कानून नहीं टिक पाया। हालांकि अभी ऑप्शन है सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का। हाईकोर्ट में स्टे हुआ था तब एक बात जरूर कहना चाहता। नहीं गुलिया जी, अभी आप सुनिए, पंजिटा जी को टाइम दिया मैंने बोलने के लिए, आप बोलिए। देखिए ज्योति जी, बात ऐसी है कि जो भाजपा की प्रवक्ता है, भाजपा की प्रवक्ता ने एक बात उठाई यहाँ पर कि भाजपा की प्रवक्ता ये कह रही है, ये बीच में ज्योति जी पहले बोलिए जी, आप साथ साथ न बोले सर, दर्शक बिल्कुल नहीं सुन पा रहे, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं। सुनिए अभी आप सुनिए। देखिए ज्योति जी, बात ऐसी है, अभी भाजपा की प्रवक्ता है, उन्होंने जेबीटी की बात करी, तो अगर आप उसकी वो भर्ती कितनी सही थी उसको 2 बार ही चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक वो चैलेंज हुई है भर्ती, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठीक माना है, और जितने भी बच्चे लगे वो उनकी आगे प्रमोशन हुई, वो एचसीएस भी बने हैं उसमें 2 बारी 2 लिस्ट के अंदर उसमें से बच्चे आए हैं, और उन्होंने इसी स्टेट गवर्नमेंट का एचसीएस क्रैक किया उसमें से, तो वो मेरिट के ऊपर सही थी, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट तक ठीक रही। दूसरा इन्होंने कहा कि जेबीटी में आपके नेता आज भी जेल में है, मुझे ये बता दीजिए, नाम बता दीजिए कौन से नेता आज भी जेल में है। तीसरा
जिनको जेल हुई उनके साथ तो आप आज भी सरकार चला रहे हैं। चौथा, आपने इतनी बड़ी बात कही तो मैं आपकी 31 पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें लहर पटवारी से लेके टीजीटी इंग्लिश, ग्राम सचिव, उसके बाद आपका पुलिस कांस्टेबल, एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ, नायब तहसीलदार का, जूनियर लेक्चरर का, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का, हरियाणा सिविल सर्जन का। इन्होंने ओएमआर शीट की बात करी। ओएमआर शीट जो एचपीएससी वाला था, जिसमें आलोक वर्मा चेयरमैन की जो चैट लीक हुई थी 5 करोड़ वाली, उसमें जिसमें नागर भी जेल में है, वह 350 लाख रुपया मिला था। वो क्या कर रहा था 350 लाख? कौन से ट्रस्ट के अंदर जाना था, कौन से खाते में किसके पास जाना था? 25 करोड़ रुपया सीक्रेसी के लिए खर्च करते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो फिंगरप्रिंट स्कैन कर देते हैं, जो ओएमआर शीट दोबारा स्कैन कर देते हैं, क्योंकि ओएमआर शीट जो थी वो इनके पास मिली। सिर्फ जुडिशियल सेक्शन के पेपर लीक हो चुके हैं। उसके बाद ही एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का हो चुका है, कृषि विभाग के, इलेक्शन तहसीलदार के, वेटनरी के, द लिस्ट गोज ऑन। तो अपने पहले गिरेबान में जाके देखो, इन्होंने तो एचसीएस के पेपर पिछली बार भी रिपीट कर 32 क्वेश्चन एचसीएस प्रीलिम्स के रिपीट कर दिए थे। आपको पता है इस बारी जो ग्रुप 56-57 का था, तभी पीछे जो हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ था, इन्होंने सेम क्वेश्चन उसमें से रिपीट कर दिए थे, जिसमें से कम 28,000 बच्चों को उन्होंने सेम पेपर दिया, जिनको सीधा बेनिफिट हुआ। एक दिन पहले पेपर दिखा, अगले दिन सेम क्वेश्चन दोबारा था उसके अंदर। तो पहले आप ये देखिए कि आप अपने आप क्या कर रहे हैं। 1 करोड़ में इनकी पुलिस कांस्टेबल की आंसर की बिकी थी, 1 करोड़ में 25-25 लाख के ब्लैंक चेक लिए गए थे, अखबारों की सुर्खियां बनी है, सारा कुछ एसपी ने ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दी है। तो उसके बाद आप बात करें जो आप बात करते हैं, जो आज यहाँ भाजपा की प्रवक्ता बैठ के बोल रही है। दूसरा, कौन नहीं चाहता कि हरियाणा के युवाओं को, अरे लड़ाई इस बात की कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। पढ़े लिखे बच्चे चपरासी के लिए पदों के लिए, पीएचडी बच्चे, एमटेक बच्चे, बीटेक बच्चे ग्रुप डी की भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लाखों बच्चे, कितनी बेरोजगारी है, कहते हैं बेरोजगारी नहीं है, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 के नहीं है। जब फॉर्म भरे जाते हैं तो वो फॉर्म 10-10 लाख के ऊपर क्रॉस करते हैं। आप ये देख लीजिए। देखिए ज्योति जी, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ऐसे कानून बनाओ जो आगे जाके आपके कानून ऐसे पक्के कानून बनाओ। अगर आपको सबको कौशल रोजगार का 1 साल का देना है या यही सब कुछ करना है और आप हमें सेटिस्फाई ना करें, आपकी सेटिस्फेक्शन बनती है उन कंपनीज के ऊपर जो कंपनीज ये कहती हैं कि हर दूसरे दिन ऐसे तो कोई ना कोई लिटिगेशन होगी और कोर्ट के अंदर कोई ना कोई खड़ा होगा। ऐसे आपकी जिम्मेवारी है ऐसा कानून बनाना। अगर आप हरियाणा के युवाओं के लिए या तो केवल ये इलेक्शन को देखते हुए जुमला है इसका मतलब, तो या तो आप इलेक्शन को देखते हुए सिर्फ ऐसे बड़े बड़े वादे, जैसे भाजपा हिंदी के नाम बड़े अच्छे चिन्हित करती है, कौशल रोजगार निगम, जी मतलब ये क्या, ये ठीक है सर, आपकी बात पूरी हो चुकी है। सुखबीर तंवर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। 4 साल का अग्निवीर है जी, तंवर जी बोलिए। देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में युवाओं के हितों के साथ कुठाराघात किया गया है, विश्वासघात किया गया है, उसके लिए और जिस प्रकार का महिमा मंडन भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार के द्वारा किया गया, और आज जिस प्रकार से उसको संवैधानिक बताते हुए माननीय हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है और उस कानून को पूर्णतः रद्द कर दिया है, इसके दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री और आज के माननीय उप मुख्यमंत्री को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और हरियाणा के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए कि हमने कमजोर लचर कानून बनाया और जिसकी परिणति ये हुई और इन्होंने जिस प्रकार से बरगलाने का प्रयास किया, निश्चित तौर पे आज इनको माफी मांगते हुए हरियाणा प्रदेश की युवा शक्ति से क्षमा याचना करनी चाहिए। रंजिता मेहता जी, देखिए बार बार जिस भी नेता का अभी तक रिएक्शन आया है, किरण चौधरी की ओर से भी बाइट दी गई है, दीपेंद्र हुड्डा की ओर से भी, अनुराग ठाकुर की हम बात करें और तमाम जो अलग अलग दलों के नेता हैं, सबका ये कहना है कि केवल दिखावा किया गया, शाबाशी लूटी सरकार ने कि हाँ हम ये कानून लेकर आए, हमने बड़ा कदम उठाया, लेकिन ना सही ढंग से इसे तैयार किया और ना ही युवाओं की लड़ाई अदालत में लड़ पाए। जो इसमें वायलेशन है वो आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 का वायलेशन मानते हुए इसको रद्द किया गया है, जिसमें समानता का अधिकार, क्षेत्र और बॉर्डर और सीमा का अधिकार संसद को है। तो निश्चित तौर पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है।
हम अरे किसी जिस भी बात पे तरीके जो से, विषय आया, चाहे हमें महाधिवक्ता ट्रिब्यूनल कहाँ बेंच से, ये में जाना बता दो पड़े, आप। चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, रंजीता हम जी, निश्चित तौर पे महाधिवक्ता युवाओं कहाँ का से हो हक रहे थे 2 कभी साल से? किसी को लेने नहीं देंगे। और तंवर साहब जैसे आपके लोग पास यहाँ कुछ पर नहीं तो है कहने के भाषणबाजी लिए। कर रहे हैं, इनको बोलिए पंजाब में, दिल्ली में जा नहीं, जाकर नहीं, इनकी जैसे सरकारें लोग हैं, नहीं, वहाँ के महाधिवक्ता युवाओं कहाँ की से हो चिंता रहे थे? करें और वहाँ के नींद की युवाओं गोली को खा ली नौकरी थी देने की क्या? बात करें। हमने जो युवाओं को नौकरी नींद की दी गोली भी खा है ली थी। और आगे देंगे भी। हम आपकी तरह जुमले नहीं छोड़ते और बैठकर टीवी पर भाषण नहीं देते। आप लोगों को सीखने अरे की जरूरत है। जुमलेबाज है निश्चित आपके तौर पे। पोस्ट में मैंने उदाहरण दिया बनाकर आपको। आप जो बड़ी बड़ी मैंने मीडिया उदाहरण हाँकते दिया हैं, है। वहाँ मैं की उन्हें पंजाब के दोहराना नहीं युवा चाहता। जिस तरीके निश्चित से तौर नशे पे में तृप्त है, आपने जिस इस तरीके देश से और दिल्ली का प्रदेश युवा को आप सड़कों पर धक्के खा रहा जुमलेबाजी है, में फंसा आप दिया है। उनके और आज उनकी ये जिंदगी देश के और बारे में प्रदेश देख सोचें। रहा है। हरियाणा किस सरकार प्रकार की की मंशा जुमलेबाजी युवाओं आप को करते हैं। नौकरियां देने निश्चित का है। तौर पे हरियाणा सरकार की मंशा आज यहाँ पे युवाओं को सभी रोजगार देकर प्रयोजनों उनका में भविष्य उज्जवल करने की है। इसके स्वीकार हो लिए हम चुके हो। कटिबद्ध हैं। इसके लिए अगर कोई भी कमी यही पेशी आई सच्चाई है, निश्चित तौर पे उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। कोई इसके कटिबद्ध लिए नहीं है। एप्लीकेशन है, उनकी दूध मांगों को ध्यान रखते हुए हरियाणा के युवाओं का भविष्य सुरक्षित है। इसके लिए आएंगे जो भाजपा जी की अभी सरकार है वो फिर कभी भी आपको सुप्रीम तंवर जी, आप साथ साथ क्यों क्या तरीका है डिबेट का? आप क्यों नहीं, आप क्यों हल्ला कर रहे हैं? यहाँ पे डिबेट क्या जिला चली चल रही है? ज्योति जी 10 सेकंड का काउंटर चाहिए, सिर्फ 10 सेकंड का, मैं ज्यादा नहीं टाइम दूंगा। चलिए मैं 10 5 सेकंड का बस। 10 ही सेकंड अभी, क्योंकि गुलिया जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, नूर साहब भी कर रहे हैं। बोलिए। देखिए, भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि आर्टिकल 3 का जो है वो वायलेशन है। मैडम, आर्टिकल 3 नहीं है, वो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो है उसमें आर्टिकल्स है, उसमें डील करता है। इट्स नॉट आर्टिकल 3, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आप पहले ध्यान से पढ़िए पहले, उसके बाद यहाँ पे क्लेम कीजिए जो आप क्लेम कर रहे हैं। वो पूरे के पूरे सारे के सारे पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है और अल्ट्रा वायलेट है। ठीक है, मैं दूर साहब, आप बार बार आपने दोनों तीनों उत्तर में आपने ये बात कही कि केवल जगबीर मलिक ही पेश हुए, तो आपको केवल ही आधार लगता है कि इसके चलते मजबूत पैरवी नहीं हो पाई? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि वो इज ए कॉम्पिटेंट ऑफिसर, मेरे 24 साल से मित्र हैं, बहुत कॉम्पिटेंट है। मैं भाजपा की मंशा पे संदेह जता रहा हूँ, क्योंकि हर एक मुद्दे के अंदर, हर एक इम्पोर्टेंट मामले के अंदर प्रदेश की सरकार की तरफ से महाधिवक्ता को कोर्ट में पेश होना होता है, उनकी ड्यूटी है। छोटे से छोटे ट्रांसफर के मैटर में भी वो पेश होते हैं हाईकोर्ट के अंदर। एक दिन में कम से कम 25 केसों के अंदर वो पेश होते हैं। इतने महत्वपूर्ण मामले हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं, साहब आप ये भी बताएं फिर आप, क्योंकि आप कानून के जानकार भी हैं खुद, क्या ये मैंडेटरी है कि महाधिवक्ता पेश हो? क्या ये अनिवार्य? बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। अनिवार्य नहीं, तो ये सवाल बार बार कैसे उठ सकता है? लेकिन ये सवाल भाजपा की मंशा को दिखाने के लिए उठ रहा है। इनके पास में सुबह 7 बजे कोर्ट में, रात को 11 बजे कोर्ट में खड़े होने के लिए टाइम है, एक बिल्कुल फर्जीवाड़े को डिफेंड करने के लिए। फर्जीवाड़े को डिफेंड करने के लिए सीईटी के अंदर, ये कोर्ट के अंदर पेश हुए थे रात को 11 बजे। आप भी कह रहे हैं सरकार ने सीरियस नहीं लिया, सरकार ने इस पैरवी को सीरियस नहीं लिया, और सरकार में आप खासतौर पर बीजेपी की बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने गंभीरता से नहीं लिया। ज्योति, मैं आपको इनकी रिप्लाई मैं दे सकता हूँ। कोई भी वकील पढ़ करके हंसेगा जिस प्रकार से इन्होंने इसको डिफेंड करने का प्रयास किया है। मैं दावे के साथ, क्योंकि मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने कानून बनाया है, ड्राफ्टर्स को भी जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे पब्लिक में कौन कहाँ पे कहाँ किस प्रकार से काम कर रहा है, मुझे जरूरत नहीं है। मेरे लिए बिल्कुल स्पष्ट है, इनकी कभी भी इस कानून को लागू करने की मंशा नहीं थी। ये बार बार कह रहे हैं अजय गुलिया जी कि सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटाया। महापुरुष स्टे हटा करके स्टेटस क्यों कर दिया था गुलिया जी? लेकिन सरकार की मंशा क्यों नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केवल टाइम आउट किया। अगर अपना चुनावी वादा पूरा करेंगे तो सरकार की तो इसमें तारीफ ही होगी, इनफैक्ट फायदा मिलेगा चुनाव में। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पैनलिस्ट को यही नहीं पता कि कोर्ट के अंदर हुआ क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ये डायरेक्शन दी कि ठीक है भाई, आपने स्टे कर दिया, स्टेटस क्यों रखिए, किसी को नौकरी मत दीजिए, लेकिन इस मामले का जल्दी फैसला कर दीजिए। इसको स्टे हटाना कहते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की किसी भी बात को नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना। ये सबसे बड़ा झूठ है जो यहाँ पे डिबेट में बोला जा रहा है। और दूसरा बड़ा झूठ है कि इन्होंने डिफेंड किया है, इन्होंने इस एक्ट को इतनी पुअरली ड्राफ्ट किया, इन्होंने मुद्दों को कोर्ट में इतने पुअरली रखा है, और बिना तैयारी के लिए रिटर्न में जवाब दावे इन्होंने दाखिल किए। किसी भी व्यक्ति को इस कानून के अंदर नौकरी नहीं दी गई। ठीक है, ये शुरुआत से कहा जा रहा है कि अच्छे से ड्राफ्ट नहीं किया गया, अच्छे से लड़ाई कानूनी नहीं लड़ी गई। अजय गुलिया जी, राजस्थान में वादा कर रहे हैं आप लोग इस बात का कि हरियाणा की तर्ज पर वहां भी आरक्षण देंगे? म्यूट है। अजय गुलिया जी, आवाज मिल रही है आपको?
और क्या राजस्थान में अब भी वादा करेंगे कि हरियाणा की तर्ज पर देंगे ये आरक्षण यहाँ भी? बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ तो अच्छा, आपकी आवाज नहीं ठीक से मिल रही है। जब हम दुष्यंत चौटाला से बात करते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, पिछले इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि केवल मीडिया के पास ये मुद्दा बचा के कि 5100 पेंशन नहीं कर पाए, बाकी सब वादे पूरे कर दिए गए। तो कहाँ वादे पूरे हो गए? 5100 पेंशन का नहीं हो पाया। दीपेंद्र हुड्डा भी ये कह रहे थे। आरक्षण वाला मुद्दा जिसे सबसे बड़े चुनावी वादे के तौर पर पेश किया गया, वो भी अब चुनाव में जाने का वक्त है, तब भी उसमें भी अदालत चलता रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर इलेक्शन का वक्त होगा, तो कहाँ वादे पूरे कर पाए? मैं कह रहा हूँ जो वादे करे थे वो लगभग पूरे वोट मांगने जाएंगे। सर, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही। आखिरी कमेंट रंजीता जी आपका। देखिए, आपकी पार्टी पर बार बार आरोपी लगा रही कांग्रेस। मैंने पहले भी पूछा कि आप लोगों ने, चूंकि जेजेपी का ये बड़ा वादा था, तो आप लोगों ने बहुत गंभीरता से इसे नहीं लिया। देखिए, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणवी के विकास के लिए कटिबद्ध है और हमने युवाओं से जो वादा किया था, हमने हरियाणा के क्षेत्रवासियों से जो वादा किया था, जो हमारे मैनिफेस्टो में थे, तकरीबन सभी वादे हमने पूरा करने का काम किया है और आगे भी हम करते रहेंगे। हम जुमलेबाजी कांग्रेस में और गठबंधन सरकार के आम आदमी पार्टी के जो जैसे ही मैं बोला कि बीच में बोल रहे हैं, इनकी यहाँ पे बातें करते हुए अपनी बात को नहीं रखा जाता। शुरुआत से क्या परेशानी? आप शुरुआत से साथ बोल रहे हैं, लगातार भाषण देते हैं। समाप्त हो चुके हैं। मुझे आपको म्यूट करवाना होगा। आप शांति से सुन लीजिए। इनका सबसे बड़ा तंवर जी को म्यूट करें तुरंत। आप अपनी बात पूरी करें। जी, लगातार तंवर जी बीच में बोलते, सिर्फ सिवाय डिस्टर्बेंस के और कुछ नहीं करना चाहते। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हरियाणा की सरकार युवाओं के प्रति, हमारे यहाँ के हर नागरिक के प्रति कटिबद्ध है। जो जो वादे हमने किए थे, वो सभी वादे हरियाणा सरकार ने पूरा करने का काम किया है। जिन वादों में थोड़ी बहुत ही कमी कसर रही है, निश्चित तौर पर उसको संज्ञान देकर उसको दूर किया जाएगा और ट्रिपल बेंच में जाकर या सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो बाबा झूठा वादे। पंडिता जी, आपका आखिरी कमेंट। इन्होंने सही पक्ष रखकर अपना आज सरकार को ये लग रहा है कि आप लोग बहुत खुश होंगे कि आरक्षण नहीं टिक पाया अदालत में, लेकिन सरकार अभी आगे कानूनी लड़ाई लड़ेगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सरकार जो भी कानूनी ऑप्शंस थे सरकार के सामने, वो अपनाएगी। क्या हरियाणा के ऊपर 4 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है? आपने हरियाणा के हर एक प्रत्येक व्यक्ति को कर्जदार बना दिया। युवाओं को आप नौकरी देने में सफल नहीं हो। महंगाई आपने इतनी बढ़ा दी। आज के दिन कौन सा वर्ग खुश है? आप ये बताइए। कर्मचारियों को तक को आपने तंग किया हुआ है। आप पुरानी पेंशन आप कर दीजिए लागू। आपने वादा किया था आप 3000 करोगे, आज तक आप कहते हो अगले साल में करोगे। 5100 तो भूल ही जाइए। आप एक वर्ग बताइए, 40,000 थी MBBS वालों की बॉन्ड पॉलिसी, आप लेके आए 40 लाख आपने कर दी, फिर बाद में उसको 30 किया। खिलाड़ी परेशान है, कोच परेशान है, सरपंच परेशान है, कर्मचारी है। कौन सा बात बता दीजिए, कौन सा वर्ग है जिसके लिए आपने कर्ज बढ़ाया और नहीं दिया? सरकार के खिलाफ बोलकर बड़े बड़े कर्ज बढ़ाया और नहीं दिया। आपने कोई भी चीज जनता सोच के आई थी। आपने आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है, जनता सोच के आई थी, आप आते ही लागू करोगे। आज आखिरी साल में, आखिरी महीने में भी आप 50 तारीख की वेट कर रहे हैं कि आप तब जाके करोगे। आप बताइए, कोई ऐसी चीज बताइए जो कोई वादा सरकार ने पूरा किया हो। उल्टा हरियाणा को कर्जदार बना दिया 4 लाख करोड़ का। ये क्या आपने हरियाणा के साथ आपने खजाना खाली करके हरियाणा को कर्जदार बना दिया। सुने, देखिए यदि मंशा होती, बहुत तरीके के प्रावधान बना के आज भी ये काम कर सकते हैं। मंशा इनकी बिल्कुल भी नहीं है। ये नहीं चाहते कि ये कानून लागू हो, ये केवल टाइम पास कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कोरी राजनीति बिना किसी रिजल्ट के या बिना किसी इफेक्ट के। चलो, बहुत शुक्रिया सभी का। चर्चा हमने 75% आरक्षण कानून रद्द होने को लेकर की है। वाकई हरियाणा सरकार को बड़ा झटका के विपक्षी दल सरकार को लेकर इसे घेर रहे हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, आरक्षण ठीक से तैयार नहीं किया गया था और मजबूती से पैरवी भी नहीं की गई। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।